Okay, students, now let us discuss the topic that is Gauss law in magnetism. हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी स्टडी किया है, जिसमें हमने स्टडी किया था, यदि आपको गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक याद हो, उसमें ये था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस that is total electric flux through a closed surface, जिसको हम 5 वर्ड से यूज़ करते थे, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस थ्योरम भी पढ़ी है या गॉस लॉ पढ़ा है। इसी तरह से यहाँ पे हेयर इन मैग्नेटिज्म गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स को लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम V डॉट डी एस लिखते हैं, यहाँ E डॉट डी एस लिखते थे, थ्रू ए क्लोज सरफेस। उसको भी हम वर्ड फाई से लिखेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने के लिए हम इसको वर्ड M लगा देते हैं, और यहाँ पे वर्ड हम E लगा देते थे, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करती है? ये स्टेटमेंट ये इम्प्लाई करती है कि जितनी, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी मैग्नेटिक लाइंस इसमें एंटर की, कितनी एंटर की, 1 2 3 4 5 या 6 मान लीजिए, या 7 मान लीजिए, जितनी मैग्नेटिक लाइंस इसमें एंटर की, उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 जितनी एंटर की उतनी ही बाहर निकली। तो इसका मतलब है जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड दिस, वो 0 है। जितनी एंटर की उतनी बाहर निकल गई, तो इसके अंदर कितनी रह गई अपने, वो 0 रह गई। तो इससे यही पता चलता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इसका मतलब है यहाँ कोई मैग्नेटिक पोल नहीं है, इसके कोई मैग्नेटिक पोल को एनक्लोज नहीं करती है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये प्रूव करता है कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग सरफेस होती है, उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस सरफेस को लीव करती है। और साथ में इस लॉ से हमें ये भी पता चलता है कि मोनोपोल, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटरिंग in a closed surface is equal to magnetic lines of forces leaving the closed surface. It means that monopole does not exist. It means that monopole does not exist. मोनोपोल हो गया कि एक सिंगल नॉर्थ पोल नहीं हो सकता या एक सिंगल साउथ पोल नहीं हो सकता है। जब भी मैग्नेट के पोल्स होंगे तो वो पेयर में होंगे, नॉर्थ है तो उसके साथ साथ में एक साउथ भी जरूर होगा, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारे पास इसमें इस लॉ से पता चलता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया आपसे कि ये सिंगल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, विच इक्वेशंस शो इट। तो सिंगल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, किस इक्वेशन से आपको ये पता चलता है? तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब कुछ और टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ से रिलेटेड हैं। फ्यू टर्म्स
related to magnetism of earth, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। कौन कौन सी वो टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए? हमने ये देखा है कि जब भी हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, धागे से सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा अर्थ के ऊपर कैसे अलाइन करता है? वो अर्थ के ऊपर ऐसे अलाइन करता है कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को अलाइन करता है? वो नॉर्थ की तरफ को अलाइन करता है। उसका नॉर्थ पोल, ये मान लीजिए उसका नॉर्थ पोल जो है वो ये नॉर्थ है यहाँ पे अर्थ का, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वो हमेशा, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये जो इसका शार्पन एंड है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, इसको मैं धागे से सस्पेंड करूं तो वो ये हमेशा इस तरह से अलाइन करेगा, मतलब इट अलाइंस अलोंग द नॉर्थ। अब ये क्यों अलाइन करता है, इस तरफ को ही क्यों अलाइन करता है? तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये सपोज किया गया, मतलब ये प्रूफ नहीं है, ये सपोज किया गया कि इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो इसके अंदर बरीड किया गया है, इसके अंदर दबा हुआ है। बहुत बड़ा मैग्नेट है जो इसके अंदर एक दबा हुआ है, और उस मैग्नेट का जो इसके अंदर दबा हुआ है, उस मैग्नेट का इस तरफ को साउथ एंड है। इस तरफ को कौन सा एंड है उसका? साउथ एंड है। और इस तरफ को कौन सा एंड है? नॉर्थ एंड है। फिर से सोचिए कि जब हम एक फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा इस तरह से अलाइन करता है कि अर्थ का जो नॉर्थ होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, उस तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ होता है, और अर्थ का जियोग्राफिक साउथ होता है, उस तरफ को मैग्नेट का साउथ होता है। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर एक और मैग्नेट है नीचे दबा हुआ, जिसका अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है, जिसका इस तरफ को साउथ हैंड है। क्योंकि यदि उसका इस तरफ को साउथ हैंड होगा तो ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है इसका नॉर्थ हैंड इस तरफ को जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ हैंड इस मैग्नेट के नॉर्थ हैंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट अलाइन कर रहा है जिसका साउथ एंड टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ है। ये नॉर्थ जो है ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। मैं इसके साथ वर्ड जी लगा देता हूँ, इसका मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ। यहाँ में ये साउथ है, ये जियोग्राफिक साउथ। ये नॉर्थ है, ये कौन सा है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये साउथ है, ये कौन सा है? मैग्नेटिक साउथ है। इस लाइन को हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और इस लाइन को जो जियोग्राफिक साउथ को और जियोग्राफिक नॉर्थ को ज्वाइन करती है, इस लाइन को इसको जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब है ये जो मैग्नेट है, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ये एकदम अलाइंड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इनके बीच में एंगल है। देयर इज स्मॉल एंगल ऑफ 11.3 डिग्री between magnetic axis and geographic axis. राइट? और वो जो प्लेन सरफेस होगा, जैसे मैं मान लीजिए ये मेरे पास ये प्लेन सरफेस होगा, जो ये लाइन पे मैंने रखा मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर रखा। ये जो प्लेन सरफेस है ये विच इज़ नॉर्मल टू, इस प्लेन सरफेस को बोलेंगे हम जियोग्राफिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिक एक्सिस के नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल होगा। ये प्लेन सरफेस विच इज़ नॉर्मल टू जियोग्राफिक एक्सिस इज़ कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्मल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैं एक और बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, एक इस तरफ को है, एक इस तरफ को है।
तो इनके बीच में एंगल आप देख सकते हैं कि देयर इज ए स्मॉल एंगल बिटवीन दिस। तो जो प्लेन है, द प्लेन विच इज नॉर्मल टू magnetic axis is called magnetic meridian। ये वर्ड हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में, कभी हम यूज़ करते हैं, हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड जो प्लेन सरफेस होगा, नॉर्मल प्लेन सरफेस होगा, जो जियोग्राफिक एक्सिस के होगा, उसको जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। एंड प्लेन नॉर्मल टू जियोग्राफिक एक्सिस is called geographic meridian। ओके, तो ये एंगल इनके बीच में होता है, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है कि ये जो कॉज है अर्थ का, जो ये जो हमने कहा कि अर्थ जो है वो मैग्नेटिज्म है, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एक तो हमने अभी कहा कि अर्थ के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट है जो इसके अंदर बरीड है, तो ये इसका कॉज है। लेकिन जब इसको आइडेंटिफाई किया गया, जब इसको सर्च किया गया, तो ऐसा कोई ह्यूज मैग्नेट अर्थ के कोर के अंदर, अर्थ के अंदर दबा हुआ नहीं मिला जो एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट हो, जैसे हमने यहाँ थ्योरी में कहा है। तो इस थ्योरी को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक ए ह्यूज मैग्नेट विच इज़ वरीड अंडर द अर्थ सरफेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और भी थ्योरी है, और जो दूसरी थ्योरी है वो कौन सी है? तो पहली थ्योरी मैंने आपको बताई जिसको रिजेक्ट किया गया। दूसरी थ्योरी कौन सी कही गई? कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो आयंस का बना हुआ है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो गैसेज हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की फॉर्म में है। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ जो है वो ऐसे अर्थ घूम रही है, मान लीजिए ये अर्थ है तो ये अर्थ घूम रही है, ये अर्थ घूम रही है। तो जब घूम रही है अर्थ, तो इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो भी घूम रहा है, तो वो आयंस भी घूम रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। और जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या मूविंग आयंस होते हैं, जो मूविंग चार्ज होता है, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? मूविंग आयन या आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? कंस्टिट्यूट करंट। और करंट जब होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक थ्योरी है। इसके बाद एक और थ्योरी है कि जो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है वो सन के मैग्नेटिज्म की वजह से है, कि सन के अंदर भी एक मैग्नेटिक करेक्टर है। सन के अंदर भी जो गैसेज हैं वो आयंस की फॉर्म में हैं और सन के अंदर भी वो मूव कर रही हैं। तो सन का जो मैग्नेटिज्म है वो रीज़न है अर्थ के मैग्नेटिज्म का भी। ये भी एक थ्योरी दी गई है। इनको सभी थ्योरीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरी थ्योरी एक और आई है कि अर्थ है जे चार्ज, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत गहराई के अंदर जाएं तो जो मटेरियल है वो मोल्टन फॉर्म है। मोल्टन फॉर्म का मतलब है पिघली हुई अवस्था में। बहुत हाई टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर के अंदर। अर्थ के अंदर डीप जाएं, हम हज़ारों किलोमीटर अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे जो सब्सटेंस मौजूद होंगे वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे और पिघले हुए अवस्था में होते हैं। तो जितने भी सब्सटेंस होंगे वो आयंस की फॉर्म में होंगे। कौन सी फॉर्म में होंगे? वो आयंस की फॉर्म में होंगे। और जब वो आयंस की फॉर्म में होंगे तो वो अर्थ रोटेट कर रही है, इसलिए वो मोल्टन स्टेट में वो आयंस भी रोटेट कर रहे हैं। और जब वो आयंस रोटेट कर रहे हैं तो रोटेटिंग आयंस क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। और इस इफेक्ट को, ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से जो आयंस मूव कर रहे हैं, इसको डायनमो इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायनमो इफेक्ट। ये जो डायनमो इफेक्ट है जो अर्थ के अंदर मूव कर रहा है मटेरियल मोल्टन फॉर्म में, जो मैग्नेटिज्म कॉज करता है, इसको डायनमो इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्योरीज़ हैं जिसकी वजह से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो किस किस कारण की वजह से है। ये जस्ट एक कंसेप्ट है जिसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
इसके बाद हम एक दो डेफिनेशन आपको फिर से बताएंगे, वो हम नेक्स्ट इसमें शेयर करेंगे। और ये मैं आपको इसका फ़ोटो खींच करके बुक से आपको इसको सेंड करूँगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू।